तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं BCOG 171 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज हम देखेंगे यूनिट 2 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, और जैसा कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे। इन डेप्थ जाने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 2। और इससे पहले हमने यूनिट 1 कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख लें, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, देखो इसमें क्या है, प्रीलिमिनरी इकोनॉमिक वोकेबलरी। मतलब वो वोकेबलरी जो बार बार इकोनॉमिक है, ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें जो रिपीट होंगे वोकेबलरीज, वो वर्ड्स यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारे पास यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कोई भी गुड हमने कंज्यूम किया, ठीक है, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, उस आइसक्रीम को खाने से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। वो उस आइसक्रीम की वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर होती है ना, कि यार बहुत मतलब मस्त आइसक्रीम थी और एकदम मज़ा आ गया आइसक्रीम खा के, है ना। हम ऐसे बोलते हैं, हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो अब उसको हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 10 ग्राम मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर 1 केजी सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर 1 लीटर सेटिस्फेक्शन मिला। हम यूटिलिटी को जिस मतलब यूनिट में मेजर करते हैं उसे हम यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, और जितना सेटिस्फेक्शन हमें किसी गुड से डिराइव हो रहा है, ठीक है, मतलब एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो गुड्स हमें कितना सेटिस्फेक्शन दे सकता है, वो वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर उस गुड्स की, वो यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखो क्या क्या रखा है। हमारी यूटिलिटी होती है वो कंज्यूमर पे भी डिपेंड करती है, कि मतलब अगर देखो, अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमको उस पानी पीने से, मतलब हमने जो पानी पिया उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें प्यास लगी है कि नहीं लगी है। अगर हमें प्यास लगी होगी तो वही पानी मतलब वही 1 गिलास पानी हमें इतना सेटिस्फेक्शन देगा जो कि ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमें प्यास नहीं लगी होगी और हम पानी पी रहे हैं, है ना। तो वही बात है कि जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, कि वो मतलब उस चीज़ को, उस कमोडिटी को, उस गुड्स को कब कंज्यूम कर रहा है, कैसे कंज्यूम कर रहा है। तो वही दे रखा है कि यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब हर पर्सन की यूटिलिटी जितना वो डिराइव कर रहा है उस गुड से, वो अलग अलग होती है। और यही चीज़ मतलब जैसे सेम पर्सन में देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, ठीक है, एक हमारा फ्रेंड है। अगर एक आइसक्रीम खाने से जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है ना, वो अलग होगी मेरे फ्रेंड को जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो आइसक्रीम खा के। हो सकता है उसको कुछ ज़्यादा पसंद आ जाए वो आइसक्रीम, है ना, मुझे उतनी पसंद ना आए। तो ये होता है कि जो यूटिलिटी एक गुड्स को कंज्यूम करने से मिल रही है वो इंडिविजुअल, मतलब जैसे एक एक मतलब दूसरे दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करती है। ठीक है, मतलब एक बंदे को जितनी सेटिस्फेक्शन मिली वो अलग होगी दूसरे बंदे को जितनी सेटिस्फेक्शन मिली उससे। ठीक है, और मतलब ऐसे अगर हम एक आइसक्रीम खा रहे हैं, उसकी हमने एक कोन नहीं खाया, हमने खाया 4-5 कोन खा लिया, ठीक है, तो यूटिलिटी जो होती है वो सेम बंदे को तुम सेम चीज़ भी कंज्यूम करवाओगे उसमें भी डिफर करती है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, ठीक है, और हम कहीं से आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, हमने 1 गिलास पानी पिया, और जो हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया है उससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर दूसरा ग्लास पियेंगे तो उससे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तीसरा पियेंगे तो अरे इनफ, बहुत हो गया पानी, है ना। होता है ना कि मतलब जो पहला ग्लास ऑफ वाटर हमने कंज्यूम किया उससे हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला जो कि बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सेकंड और थर्ड ग्लास ऑफ वाटर से, है ना। तो वही कह रहा है कि जो यूटिलिटी हम किसी मतलब सिंगल इंडिविजुअल से भी अगर कंपेयर करें तो उसको भी हम अगर यूनिट ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी जैसे जैसे जो सेटिस्फेक्शन हमें डिराइव्ड हुई है वो कम होते जाती है। तो यही होती है हमारी यूटिलिटी। और देखो यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन 2 फॉर्म्स, ठीक है, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एक टोटल यूटिलिटी। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मींस द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा है, अब फॉर एग्जांपल हम खा रहे हैं 4 आइसक्रीम्स, ठीक है, 4 आइसक्रीम हमने कंज्यूम किया जिससे हमें 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, अब 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। और हमने जब थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम किया था तो हमें 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला था, ठीक है। तो अब एडिशनल यूटिलिटी जो हमारा MU होता है ना, जो हमारा MU होता है वो एडिशनल यूटिलिटी, मतलब हमने जो 1 यूनिट यहाँ कंज्यूम किया है ना, थर्ड के बाद 4th यूनिट आइसक्रीम का, उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मतलब मिल रहा है, तो 5 मोर यूटिल्स, है ना। तो यहाँ 5 जो है हमारा वो एडिशनल हो गया, है ना। MU मतलब मार्जिनल मतलब एडिशनल ही होता है। एडिशनल यूटिलिटी हमें कितना मिला उस 1 यूनिट को कंज्यूम करने से, तो हमें यहाँ एडिशनल यूटिलिटी 5 यूटिल्स मिले हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है। और MU का जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ बुक में दिया तो नहीं है बट देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, MU का जो फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1 होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसको अपने फॉर्मूले पे पुट मतलब क्वेश्चन पे पुट करें तो हमने थर्ड और 4 लिया है ना, और यहाँ 5 था और यहाँ 10 था, मतलब यूटिल्स कंज्यूम कर रहे हैं हम। तो देखो हमें टोटल यूटिलिटी निकालना है, तो हमें एडिशनल यूटिलिटी निकालना है, तो हम TUN हमारा क्या है, N जो है मतलब हम कितने मतलब इसके लिए निकाल रहे हैं ना, 4th यूनिट के लिए। तो MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल्स टू TUN, N
हमारा 10 है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी हमारा 10 है, ठीक। ये हमारा टोटल यूटिलिटी है और यहाँ MU निकाल लेंगे हम, ठीक। तो अब देखो 10 माइनस MU n-1, तो यहाँ n की वैल्यू हमारी 4 है, 4 माइनस 1 3, तो 3 पे हमारा कितना टोटल यूटिलिटी 5 है, तो माइनस कर लो तो आ जाएगा हमारा MU इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स, ठीक है। तो ये हमारा MU का फॉर्मूला होता है, बेसिकली ज़्यादा कुछ था नहीं। MU के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा, MU इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी हमें जितनी भी डिराइव हुई है एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने पे। अब आते हैं टोटल यूटिलिटी पे। तो टोटल यूटिलिटी नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जितना टोटल सेटिस्फेक्शन हमें डिराइव हो रहा है मतलब उस गुड्स को हम जितना भी क्वांटिटी और कह लो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें डिराइव हो रहा है वो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है। हाँ, तो टोटल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला बनता है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमारा बनता है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2 से करते करते MU nth तक, ठीक है। मतलब सारे एडिशनल यूटिलिटी को हम सम करेंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी निकलता है, ठीक है। ये हमारा टोटल यूटिलिटी था और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला एक ये भी होता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 करते करते यूटिलिटी nth तक, ठीक है। मतलब जितना भी हमारा यूनिट्स ऑफ गुड्स होगा, तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला था। तो आगे बढ़ते हैं हम अब अगले टॉपिक पे, जो कि है वैल्यू। अब देखो वैल्यू को दो सेंस में यूज़ किया जाता है। पहला तो मतलब एक कंज्यूमर ने अगर कोई गुड यूज़ किया तो उसको उस मतलब कंज्यूम करने के बाद उसकी क्या वैल्यू समझ आई गुड्स की, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कंज्यूमर उसको यूज़ कैसे कर रहा है। दूसरी एक उस गुड्स की वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे हम उस गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज वैल्यू कह लो जिसको, ठीक है। या फिर प्राइस कह लो फॉर विच द गुड्स इज एक्सचेंज और सोल्ड कह लो, ठीक है। मतलब वही रेट कह लो, प्राइस कह लो, तो उसे हम एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब दो सेंस में यूज़ किए जाते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है वेल्थ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ इज, अब देखो वेल्थ जैसे अगर हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेल्थ जो है सिर्फ उसकी लैंडेड प्रॉपर्टी ही नहीं इंक्लूड होती है, उसमें उसकी मतलब जितने मनी बैलेंस होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जितनी चीज़ें होती हैं वो एक इंडिविजुअल की इंक्लूड की जाती है, ठीक है। बट अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इकोनॉमी का वेल्थ मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज उस कंट्री के हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो मतलब ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो या फिर इकोनॉमिक एंटिटी हो, ठीक है, सब वो वेल्थ का पार्ट हो जाता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल वेल्थ ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन वेल्थ रिप्रेजेंटेड बाय साइज, health, education and training of its population, its moral character and attitude to work. National wealth also includes man-made resources like machinery and equipment. अब देखो नेशनल वेल्थ में तुम्हारे मैन-मेड रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें तुम्हारे नेशनल वेल्थ में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा गुड्स। गुड्स में सिर्फ यहाँ पे किसी कमोडिटी को नहीं लेते हैं, गुड्स में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे कहीं हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, बैंक गए, बैंक में जो सर्विसेज मिलती हैं, तो मतलब गुड्स में सिर्फ कमोडिटी नहीं इंक्लूड होता है, गुड्स में सर्विसेज को भी यहाँ इंक्लूड किया जाता है। ऑल आइटम्स आर गुड्स इफ़ दे हैव यूटिलिटी, मतलब वो सारे आइटम्स को हम गुड्स मानेंगे अगर उसके पास यूटिलिटी है, ठीक है। मतलब वांट सेटिस्फाइंग, अगर उस गुड्स के पास मतलब उस कमोडिटी के पास पावर है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, तो हम उसे गुड्स कहेंगे, ठीक है। और ऐसे आइटम्स और कमोडिटी जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूजफुल हों उसे हम गुड्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो हमने देख तो लिया कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। अब गुड्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। वो गुड्स जो कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स कंजम्पशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो फर्दर प्रोडक्शन में ना यूज़ हों, जो हम सेल के लिए ना यूज़ करें, तो उन्हें हम कंजम्पशन गुड कहते हैं। ऑन अदर हैंड वो गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज़ होते हैं या फिर सेल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में जाएंगे और गुड्स और सर्विसेज फॉर्म करेंगे, तो इन्हें हम प्रोडक्शन का इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब व्हेन दे आर यूजेबल मोर देन वंस फॉर प्रोडक्शन दे आर नोन एज कैपिटल गुड, ठीक है। अब जैसे कोई भी मशीन और इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हम एक बार, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मशीन है उसमें हमने एक बार प्रोडक्शन किया फिर वो मशीन हम रिप्लेस करेंगे या फिर नया मशीन ला के सेटअप करेंगे, नहीं। एक मशीन और इक्विपमेंट जो होती है, मशीनरी जो होती है, वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। वो प्रोडक्शन में एक लॉन्ग टर्म एक एसेट्स टाइप कह लो, है ना। तो इन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में बार बार यूज़ हों और कह लो मतलब बहुत लंबे समय तक हम इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजेबल गुड्स मोर देन वंस फॉर प्रोडक्शन, मतलब एक बार से ज़्यादा हम उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे कैपिटल गुड्स में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है।
दे रखा है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स में दे रखा है हमारा रॉ मटेरियल, कोल, मशीन्स, हैंड टूल्स, ये सब हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और आते हैं हम यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड बाय एग्रीकल्चरिस्ट. It should be remembered that the same goods may shift from the category of consumption goods to that of intermediate ones and vice versa depending upon the purpose for which they are used. देखो अब ये भी बात एक इंपॉर्टेंट होती है कि एक गुड्स जो है उसका एंड यूज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कंजम्पशन गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, क्या है वो, है ना। मतलब उसके एंड कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल हम अगर ले लें कि ये पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। अगर हम इसे हाउस होल्ड में कंजम्पशन के लिए यूज़ करें तो ये हमारा कंजम्पशन गुड हो जाएगा। अगर इसका हमने फर्दर प्रोडक्शन करके बेक करके केक वगैरह बना लिया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ हो जाएगा, है ना। तो वही बात हो गई कि एक मतलब जो गुड्स है उसका एंड यूज़ कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप ऑफ गुड्स में लाई करता है ना। या क्या वो कंजम्पशन गुड है, क्या वो इंटरमीडिएट गुड है, या वो कैपिटल गुड्स की तरह यूज़ होता है। अब देखो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर एक कार उसका ओनर जो है अगर वो प्राइवेट और पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो वो कंजम्पशन गुड की तरह यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उसी कार को वो एज अ टैक्सी चलाने लग जाए तो वो कैपिटल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, है ना। अब एलपीजी जो है बीइंग सप्लाइड टू हाउस होल्ड, जो घरों में हम देते हैं हाउस होल्ड्स में, वो कंजम्पशन गुड होते हैं। वाइल जो सीएनजी होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो कैपिटल गुड में इंक्लूड किया जाता है। जो हमने पढ़ा है अभी कंजम्पशन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स को इन शॉर्ट बता दिया गया है कि अगर हम उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में ना ले जाएं और सेल पर्पज़ के लिए ना यूज़ करें तो वो कंजम्पशन गुड में आएगा। अगर हम उन गुड्स और सर्विसेज को जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड करेंगे। और जो गुड्स और सर्विसेज दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं, जैसे मशीनरी और ये सब चीज़ें, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो गुड्स में भी तुम्हारे नेसेसिटीज़ होती हैं, कंफर्ट होता है और लग्जरीज़ होती हैं, ठीक है। रोटी कपड़ा घर मकान ये सब हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कह लो अर्जेंसी वाली चीज़ें होती हैं, ये नेसेसिटीज़ में आ जाती हैं। कंफर्ट जिसमें थोड़ी अर्जेंसी कम होती है, ठीक है। देखो कंफर्ट में वो चीज़ें आती हैं जो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो गुड्स परचेज़ करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, वो गुड्स हमारे आ जाते हैं कंफर्ट्स में। और वो गुड्स जो हम सोशल प्रेस्टीज के लिए मतलब इसलिए परचेज़ करते हैं कि सोसाइटी में हमारा इमेज अच्छा होगा, सोसाइटी में दिखाने के लिए कह लो, और इन सब पर्पज़ से ख़रीदते हैं या परचेज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी लग्जरीज़ में आती हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड। अब बेसिकली यहाँ डिमांड बता रहा है कि जैसे डिफरेंट रेट्स पे कंज्यूमर मतलब कौन से प्राइस पे कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स रेडी है परचेज़ करने के लिए। जैसे अगर कोई गुड्स जो है 7 रुपये का है तो कंज्यूमर कितना उसको परचेज़ करने के लिए विलिंग मतलब और एबल है, मतलब वो कितना उसके लिए दे सकता है पैसा, है ना। तो वो बताता है क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप चलता आता है, ठीक। डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा, ठीक, किसी भी गुड्स का, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हम देखते हैं ये सब चीज़ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि अगर किसी भी कोई भी कमोडिटी है, अगर वो 10 रुपये पर यूनिट है और अगर वो इन फ्यूचर 5 रुपीज़ पर यूनिट हो जाती है, तो जहाँ हम उसका 2 यूनिट खरीद रहे थे, कल को हम उसका 5 यूनिट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया है। तो डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड था। अब आते हैं सप्लाई पे। सप्लाई कह लो कि कितनी अवेलेबिलिटी है उस गुड्स की इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी। अगर कोई किसी कम्युनिटी की डिमांड 100 यूनिट है तो हमारे पास उस गुड्स का कितना स्टॉक है, हम उसको कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा सप्लाई बताता है कि मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास उस गुड्स की। अब देखो जो मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं गुड्स के, वो किस प्राइस पे अपने गुड्स को सेल आउट करना चाह रहे हैं। जैसे मार्केट में अगर प्राइस कम है, ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, जो सप्लायर्स हैं वो क्या करेंगे, गुड्स का एक स्टॉक रख लेंगे अपने पास, है ना, और अभी रिलीज़ नहीं करेंगे मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस कम चल रहा है, और अगर वो अभी अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं मार्केट में तो उनको लॉस होगा, है ना। जितना वो प्राइस चाह रहे हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट का 50 रुपये मिल जाए, और अगर अभी मार्केट में 40 ही चल रहा है तो उनको 10 रुपये का लॉस होगा पर यूनिट पे। तो वो अभी मार्केट में क्यों रिलीज़ करेंगे। कल को जब उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में 70 या 80 रुपये होगा, तब वो जो प्रोड्यूसर है और वो जो सेलर है वो ईजिली मार्केट में अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे ना, ताकि उसको आराम से प्रॉफिट हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं सप्लाई। और सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, सप्लाई और
प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, सप्लायर सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक। और जैसे ही प्राइस बढ़े कम होगा तो सप्लायर और जो प्रोड्यूसर हैं वो सप्लाई कम कर देंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा होता है सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो अगला टॉपिक है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन जैसे तुम लोग समझ ही रहे होगे यार, अब एग्जाम है तो अब एक एक चीज़ को इतना डीप में हम नहीं जा सकते हैं। कंजम्पशन जैसे मतलब जैसे कंजम्पशन, अब जो कंज्यूमर है, हमने गुड्स को कंज्यूम किया तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन उस गुड्स को कंज्यूम करने से डिराइव हो रही है ना। कंजम्पशन तो हमने कर लिया, अब उससे हमें कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, ये सब चीज़ें हमारी कंजम्पशन में आती हैं। अपने अगले टॉपिक पे जो कि है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिटवीन हाउस होल्ड और इंडिविजुअल, फर्म्स और बिजनेस यूनिट, ऑर्गन्स ऑफ, मतलब ये सब चीज़ें आपस में एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का और उसका कंजम्पशन होता है। तो प्रोडक्शन जहाँ गुड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से एंड यूजर्स तक पहुँच रहा है, वो कैसे पहुँच रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज कैसे हो रहा है, उसकी मतलब गुड्स की एक वैल्यू है जिसके बेसिस पे हम गुड्स को एक्सचेंज कर ले रहे हैं, उस प्राइस पे हम उस गुड्स को परचेज कर ले रहे हैं, तो वो गुड्स एक्सचेंज हो जा रहे हैं और प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक का प्रोसेस हो जाता है हमारा। और यही एक्सचेंज जब पहले गुड्स के बदले में होता था तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे, जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें मोनेटरी वैल्यू को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और मनी के टर्म, मतलब मनी के एक्सचेंज में हम अब गुड्स को एक्सचेंज करने लग गए कि मतलब एक गुड्स का प्राइस है, हम पैसा देते हैं, वो गुड्स परचेज कर लेते हैं, तो ऐसे एक्सचेंज होने लगा, ठीक है। और हमने फिर बार्टर सिस्टम को रिमूव किया, ठीक है। टॉपिक है हमारा मार्जिन। तो मार्जिन हमारा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था ना, तो वैसे ही एक होता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी हम समझ ही रहे हैं कि जैसे जितना यूटिलिटी हमें टोटल डिराइव हुआ है अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कितने यूनिट से हमें उतना यूटिलिटी डिराइव हुआ है, तो हमारा उससे एवरेज यूटिलिटी निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है कि 56 यूनिट ऑफ यूटिलिटी अगर हमें डिराइव होता है 4 लोव से, तो अगर हमने उसे डिवाइड किया तो 14 यूनिट्स हमें मिले, है ना। तो अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो एडिशनल यूटिलिटी हमें डिराइव होता है लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन से ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो वो लास्ट कह लो कि प्राइस होता है जो हमें डिराइव होता है लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से, तो मतलब जो लास्ट यूनिट ऑफ गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है उसका हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जो लास्ट मतलब जो रेवेन्यू हमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड से मिली है, वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू में आ जाएगा। जैसे हमने अगर 14 यूनिट ऑफ कुरकुरे बेचे, ठीक है, पैकेट ऑफ कुरकुरे सेल आउट किए, तो हमें मिला 140 रुपये, ठीक है। और जहाँ हमने 15वां पैकेट सेल आउट किया तो हमें 10 रुपये और मिला, तो जो हमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न हुआ एक यूनिट और सेल आउट करने से, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। यही चीज़ यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। देखो इसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जनरली देखा जाए तो हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे इकोनॉमी में फर्म, ठीक है। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है इंटरनेशनल सेक्टर, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर होते हैं। अगर मतलब बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ाया जाता है, इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अगर हमने इन दो की बात की, जहाँ हम इन तीनों को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें हम इन चारों को इंक्लूड करेंगे वो हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी होगा, ठीक है। ये हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सेक्टर होती है, ठीक है। तो हमें इसमें समझना है 2 सेक्टर इकोनॉमी को, जो कि है हमारा हाउस होल्ड, देखो यहाँ दे रखा है बुक में, हाउस होल्ड और दूसरा बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो देखो इस बुक में डायग्राम के साथ तो नहीं दे रखा है, बट आप इसको डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर और ईजिली समझ आएगा चीज़ें, तो हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम में बेसिकली ये दिखाता है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो मतलब सर्कुलर फ्लो इस इकोनॉमी में राउंड मार रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। किसके बीच में, इन 2 सेक्टर्स के बीच में। बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट अभी माना गया है, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सेक्टर्स को अभी इसमें नहीं लाया गया है, ठीक है। अभी इसमें बेसिकली बात की गई है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में होने वाला मनी फ्लो को, ठीक है। पैसा इन्हीं दोनों सेक्टर्स के बीच में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब कैसे, ये हाउस होल्ड्स हैं, ये हम मतलब फर्म्स को क्या देती हैं, फैक्टर सर्विसेज देती हैं, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज होती हैं। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है, हमारा लैंड होता है, ठीक है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ें हाउस होल्ड ही फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। अब इन चीज़ों को, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी तो हमने ज़मीन किसी को दे दिया कि लो आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करो, अपना प्रोडक्शन वगैरह करो, है ना। तो ऐसे ही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म्स
फर्म्स को। अब फर्म के पास फैक्टर ये सब सर्विसेज तो आ गई हैं, है ना। अब इन्हीं फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके फर्म प्रोडक्शन करेगा और उसका फैक्टर पेमेंट करता है, ठीक है। अब जैसे लैंड का रेंट मिलता है हमें, ठीक है, तो और लेबर को वेजेस मिलती हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, तो उसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। फैक्टर सर्विसेज हमने दी, उसका हमें फैक्टर पेमेंट रिसीव हुआ, ठीक। अब देखो, अब हाउस होल्ड के पास वापस पैसा आ गया, इन्होंने सर्विसेज फर्म को दी, ठीक है। फर्म ने इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, प्रॉफिट, ये सब हाउस होल्ड को वापस कर दिया। अब हाउस होल्ड के पास वापस पैसे आ गए, ठीक। अब इन पैसों को वो करेगा क्या? इन पैसों को वो करेगा कंजम्पशन पे खर्च करेगा। जैसे फर्म से हाउस होल्ड ने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज परचेज किए और इन रिटर्न उसको पेमेंट किया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वापस हाउस होल्ड के पास। तो देख रहे हो आप, यहाँ मनी का फ्लो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। पैसा मतलब इन्हीं दोनों सेक्टर्स में रोटेट कर रहा है, कभी हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि हम अगर देखें तो जो मतलब एक रियल फ्लो होता है, एक नॉमिनल फ्लो होता है। रियल फ्लो में क्या होता है, हम पैसे का एक्सचेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हम एक्सचेंज कर रहे हैं सर्विसेज का। सर्विसेज कैसे? जो हमारी हाउस होल्ड्स है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज के इन रिटर्न उनको मिला नहीं, फैक्टर सर्विसेज दी और दूसरा ये हाउस होल्ड क्या ले रहे हैं इनसे, इन रिटर्न गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं। ये हमारी रियल फ्लो होती है, ठीक है। रियल फ्लो में क्या होता है, हमारा मनी का एक्सचेंज नहीं होता है। और अगर यही हम नॉमिनल फ्लो देखें, नॉमिनल फ्लो में हम कंसीडर उस फ्लो को करते हैं जिसमें हमारा मनी का एक्सचेंज हो रहा है। मनी का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, फर्म्स जो है उसने फैक्टर सर्विसेज ली तो फैक्टर पेमेंट दिया, ठीक, और गुड्स मतलब जैसे हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज परचेज की थी तो उसके रिटर्न में पैसा दिया फर्म्स को, है ना। तो यहाँ पैसे मतलब मॉनेटरी फ्लो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ भी पैसा जा रहा है हाउस होल्ड के पास फर्म से, और यहाँ हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो उन्होंने परचेज किया था, ठीक है। तो यहाँ मनी फ्लो हो गया, इसे हम मनी फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो कहते हैं, ठीक है। नॉमिनल फ्लो कहते हैं, नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, मनी फ्लो भी कहते हैं, और जो मोनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें नहीं होता उसे फिजिकल फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं पैराबेस। अब देखो, सेटेरिस पैराबेस का मतलब क्या है, जो भी हम इसमें इकोनॉमिक क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है तो इसमें हम जितने भी लॉ एजम्पशंस पढ़ेंगे उसमें हम इसका यूज़ ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, सेटेरिस पैराबेस का। अब जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा था उसमें भी हमने इसका चीज़ मतलब यूज़ देखा था, ठीक है। बट इसका नाम जो है सेटेरिस पैराबेस है ना, ये कुछ यूनिक हो जाता है, इसलिए लोगों को रिमाइंड नहीं हो पाता है कि ये वही चीज़ है। बट इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हर इकोनॉमिक लॉ में, कह लो, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, अदर थिंग्स बीइंग्स इक्वल, और कह लो कांस्टेंट। जैसे नहीं होता है कि ये हमारा एजम्पशन है कि ये चीज़ें मतलब से कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी और बाकी चीज़ें नॉर्मली वैसे ही चलेंगी। हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने नोटिस किया था कि हमारी जितनी रिसोर्सेज हमें दी गई थी, है ना, वो कांस्टेंट थी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी वो भी कांस्टेंट था। तो वही चीज़ है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट, मतलब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, बाकी जो हमारा एजम्पशन है और जो लॉ है वो एज इट इज़, ताकि मतलब प्रॉपरली फॉलो कर पाए, ठीक है। ये हमारे इस पैराबिस का मतलब होता है, ठीक है। देखो, अगला टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी हमारे इकोनॉमिक्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब होता ये है कि जैसे जब वेरिएबल्स स्टॉप चेंजिंग, मतलब कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्टॉप चेंजिंग, इट इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे संतुष्टि कह लो, है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे देखो, हमारे मार्केट में इक्विलिब्रियम से ही हम प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारी सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक, और ये हमारा प्राइस है, ठीक, और यहाँ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी हमने दिखा रखा है कि कितना क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है। अब देखो, ये जो पॉइंट है सेंटर में, जहाँ सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट, ये हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ जिस प्राइस पे हमारा इतना डिमांड हो रहा है और इस डिमांड पे मतलब से इस पॉइंट पे हमारा डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहाँ हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है, मतलब जितना पैसा हमने दिया उतनी सेटिस्फेक्शन हमें डिराइव हो रही है उस चीज़ से। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, हमारा डिमांड जो होता है वो बराबर होता है सप्लाई के, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है हमारे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। पॉजिटिव इकोनॉमिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है और यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइबिंग रियलिटी। पॉजिटिव इकोनॉमिक में वो चीज़ें होती हैं मतलब जो रियलिटी में है, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जैसे ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो दे रखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड। ये तो बात सही है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी, है ना। तो ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, मतलब ऐसा रियलिटी में होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है। अब यही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ देखो दे रखा है लिखा है ना गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। तो मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसमें व्हाट शुड, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए, ठीक है। मतलब पेट्रोल की कंजम्पशन में कमी आ जाए तो वो क्या करेगी, प्राइस बढ़ा देगी, सिंपल सा यही कर सकती है गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ शुड का यूज़ हुआ है, ये रियलिटी के बारे में बात नहीं करता नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो रियलिटी के बारे में बातचीत करता है ना। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में ही लिख रखा है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। या तो हम मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट को देखते हैं हम किसी मतलब इकोनॉमी में, या तो इंडिविजुअल एलिमेंट को देखो, या तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो, या किसी सिंगल कंज्यूमर के बिहेवियर को देख लो, ठीक है। तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, जो सिंगल मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ डील करता है, या तो वो प्रोडक्ट हो गया, सिंगल प्रोडक्ट हो गया, या फिर सिंगल कंज्यूमर कह लो या बिजनेस फॉर्म कह लो, ठीक है। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो ग्रेड मतलब एग्रीगेट लेके चलता है, ठीक है। मतलब किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं होता है जिसमें पूरे तुम्हारे हाउस होल्ड्स आ जाएंगे, पूरे फर्म्स बिजनेस यूनिट सब आ जाएंगे, वो एग्रीगेट लेवल को लेके बात करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे इन दोनों के नाम में ही है ना, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई आता है, ठीक है, जिसमें यहाँ जो आई है वो स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। और जो हमारा मैक्रो होता है ना, इसमें जो ए है वो किस लिए स्टैंड करता है, एग्रीगेट के लिए, ठीक, एग्रीगेट के लिए। तो नाम से ही समझ जाओगे आप लोग कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट के साथ डील करता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इंडिविजुअल फॉर्म या इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी के साथ डील करता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। स्टॉक और फ्लो जैसे इसके भी नाम से ही पता चल रहा है स्टॉक मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक गोडाउन में हमारे पास कितना स्टॉक है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जो फ्लो बताता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता है कोई चीज़। स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे आज इस तारीख पे इस समय पे हमारे पास इतना सामान है या जो भी है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम आज की बात कर रहे हैं, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टॉक में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, ठीक है। और फ्लो में वो चीज़ें आती हैं मतलब उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साल भर हमारी सेलिंग इतनी हुई है ना, तो ये हमारा फ्लो वेरिएबल मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, है ना। और स्टॉक में वो चीज़ें आएंगी हाई ऑफ मनी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेल्थ, ये हमारा स्टॉक का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। और फ्लो का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सेविंग, एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें हमारी फ्लो का एग्जाम्पल हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। सेविंग, एक्सपेंडिचर, सेल्स, परचेज मतलब हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम में कितना सेविंग किया है, कितने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, हमको इनकम कितनी हुई है, हमने कितने परचेजेस किए हैं, ये सब हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट्स के में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। और जो हमारा डिमांड और सप्लाई होता है किसी गुड्स और सर्विसेज का, डिमांड और सप्लाई भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट फ्लो वेरिएबल में आता है, ठीक है। स्टैटिक्स में वो चीज़ें आती हैं, स्टैटिक इकोनॉमिक में वो चीज़ें आती हैं जो नॉन चेंजिंग होती हैं, ठीक है, जो स्टैटिक है, जो फिक्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी स्टैटिक इकोनॉमिक्स में। जैसे मतलब टेस्ट और प्रेफरेंसेस कुछ टाइम बाद ही चेंज होते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उस टाइम मार्केट में डिमांड सप्लाई चल रहे हैं सब, ठीक है, चेंज होता है बट तुरंत नहीं चेंज होता है, स्टैटिक होता है। मतलब जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं अगर, तो जो हमारे पास डिटेल्स गिवन है, जैसे क्वेश्चन में नहीं होता है कि एक्स की वैल्यू ये गिवन है, हमें फाइंड करना है जेड की वैल्यू, तो जो एक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो चेंज नहीं होगी ना, वो एक्स की वैल्यू असाइन कर दी गई है, एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो मतलब एक्स की वैल्यू 5 है उस क्वेश्चन के लिए ही सही, बट एक्स की वैल्यू 5 है ना। तो उसी तरीके से स्टैटिक इकोनॉमिक्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो नॉन चेंजिंग होती है, जहाँ लिखा हुआ है आपके सामने आप देख सकते हो, आर टू बी टेकन एंड नॉन चेंजिंग, ठीक है। और यहीं अगर हम डायनेमिक में देख लें कि डायनेमिक में क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें वो चीज़ें आएंगी जो चेंज हो सकती हैं, देखो, और नॉन प्रिडिक्टेबल होती हैं। अब जैसे इन फ्यूचर क्या होगा, है ना, ये कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, वो
चेंज ही होती हैं और अनसर्टेन होती हैं। इन फ्यूचर क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। ये नॉन प्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें इसमें आती हैं डायनामिक इकोनॉमिक्स में, जो चीज़ें इन फ्यूचर चेंज होती हैं और चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जो नॉन प्रेडिक्टेबल होती हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जो अनसर्टेन होती हैं, वो सब चीज़ें डायनामिक इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये यूनिट यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो, इन सिंपल वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चीज़ें होती हैं, मतलब किसी चीज़ को हम छोड़ रहे हैं किसी दूसरी चीज़ को पाने के लिए। तो जो चीज़ हमने छोड़ा है ना कुछ अच्छा पाने के लिए, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ गेटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ लूजिंग समथिंग एल्स इन एक्सचेंज। अब जैसे हमारे पास दो चीज़ है, या तो हम एक छोड़ेंगे तभी हमें दूसरा मिल पाएगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गेटिंग समथिंग, हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गेटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ लूजिंग समथिंग इन समथिंग एल्स इन एक्सचेंज। हम कुछ छोड़ भी तो रहे हैं उसको पाने के लिए। एवरी गेन टू द इकोनॉमी एज अ होल और टू एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा एग्जांपल ये भी होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 15,000 पर मंथ के पैकेज में हैं और अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सामने से कि अगर हम स्विच करते हैं तो हमें 25,000 पर मंथ ही पैकेज मिल सकती है पर मंथ। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम 15,000 पर मंथ को छोड़ के 25,000 पर मंथ पर स्विच कर जाएं, है ना। तो ये जो हमने पाया है, ये कैसे पाया है? हमने इस 15,000 को छोड़ के, मतलब इसको लूज़ किया है, तब हमने ये चीज़ गेन किया है ना। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कि हमने कुछ खोया है कुछ पाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रुक जाओ और बताते हैं, और क्लियर होने के लिए थोड़ा सा और कुछ देखा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा कि हमने लास्ट यूनिट में भी देखा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने जो पढ़ा था, उसमें हमारे पास दो एग्जांपल थे, दो कम्युनिटी थे, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। तो हमने ब्रेड को सेक्रीफाइस किया था एक यूनिट ऑफ बटर को गेन करने के लिए। तो जो हम मतलब से वहाँ हम एक यूनिट ऑफ ब्रेड को सेक्रीफाइस कर रहे थे एक यूनिट ऑफ बटर को गेन करने के लिए। तो यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, मतलब हम कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खो भी रहे हैं, ठीक है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक। बस तो इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 2 यहीं पे। सो आई होप कि आपको आज के टॉपिक समझ आए होंगे और डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ हद तक तो समझ आया ही हुआ होगा टॉपिक कि क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें क्वेश्चन को। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है। और आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।